हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से एक आई ओपनिंग वीडियो की। अगर आपके माइंड में आ रहा है सर ये वीडियो आई ओपनिंग क्यों है, रीज़न बताता हूँ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा तो वो क्लास 11th था, जहाँ आपको रिलेट कराया गया कि भाई ये जो टॉपिक है CA फाउंडेशन में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक वही हैं। बट बिलीव मी, अभी जब आप ये वीडियो जैसे जैसे आगे कंप्लीट करोगे और पॉइंट साथ में नोट करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बहुत सारे प्रोविजन, बहुत सारे सेक्शन, बहुत सारे शेड्यूल ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं। तो स्टार्ट करेंगे सारे पॉइंट से। देखो, सबसे पहले कह देना चाहता हूँ, पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपके पेपर में, आपके एग्जामिनेशन में 12 से 15 नंबर का वेटेज रखता है, जो आप सबको पता है। आउट ऑफ 60 15 मार्क्स कहीं से भी कम नहीं है, मतलब 1/4 मार्क्स सिर्फ एक चैप्टर को पढ़ने से मिलने वाला है। तो जरा देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको इस पर्टिकुलर एक्ट से कवर करने हैं। स्टार्ट करेंगे पहले पॉइंट सबसे पहला पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप एंड इट्स एसेंशियल। सर क्या होगा यहाँ पे? देखो यार, सबसे सिंपल है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन होगी। जो चीज़ बोल रहा हूँ उनको भी नोट कर लीजिएगा, ये 13 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं। पार्टनरशिप की डेफिनेशन होगी, साथ के साथ पार्टनर्स की डेफिनेशन होगी, फर्म की डेफिनेशन होगी। मतलब क्या हुआ, पार्टनर्स, फर्म, फिर पार्टनरशिप फर्म, इन तीनों को डिफाइन किया जाएगा। साथ में जब हम एसेंशियल एलिमेंट की बात कर रहे होंगे तो वो बेसिक से टर्म होगी, लाइक 2 और मोर पार्टनर्स का होना, एग्रीड अपॉन समथिंग इन द सेम सेंस वाली बात होना, या फिर एग्रीमेंट का होना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का होना, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस का होना, ये सारे टर्म रहेंगे। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर। ये कौन सा टॉपिक है पता है क्या आपको? ये वही टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर टॉपिक का नेम क्या है? सर टॉपिक का नेम है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में क्या बोला गया था? सर नॉर्मली बोला जाता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। जो प्रॉफिट शेयर करने की बात है वो कहीं से भी पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? सर म्यूचुअल एजेंसी, ये वर्ड यूज करना है, म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, मतलब कैसे डिफरेंस करना है? सर पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में को ओनरशिप में, पार्टनरशिप में एसोसिएशन में। वर्ड ध्यान से सुनो, कुछ ये नहीं ऐड कर रहा हूँ। लाइक पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप आप सबको पता है, पार्टनरशिप कंपनी ये भी आपको पता है, पार्टनरशिप जॉइंट इन द फैमिली ये भी आपको पता है, पार्टनरशिप एसोसिएशन ये नोट कर लीजिए, और पार्टनरशिप और को ओनरशिप ये 2 पॉइंट अलग बताए हैं, इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। तो इनमें आपको डिफरेंसेस कवर करने होंगे। मॉड्यूल की बात करें, डिफरेंस वहाँ भी बेहतर दिया गया है, बट फिर भी आप जब भी डिफरेंस बना रहे हो कोशिश करो कि जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है उनका सीरियल ऑर्डर, जितनी बार एक डिफरेंस को लिख रहे हो सेम रखो। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मीनिंग ऑब्जेक्टिव सेक्शन प्रोविजन से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कोई भी टॉपिक में डिफरेंस करना है, अगर उसकी मीनिंग है, ऑब्वियस सी बात है होगी, तो पहला पॉइंट मीनिंग होना आना चाहिए। सेकंड पॉइंट पे उसके सेक्शन या फिर एक्ट कौन से हैं, उन पे कौन सा प्रोविजन लागू होता है, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, लीगल प्रोविजंस रेगुलेटिंग रिलेशन ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट एज वेल एज विद थर्ड पार्टी। सर ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, जब इस टॉपिक की बात आती है बच्चा कई बार कहता है सर इसमें क्या होगा? सर देखो यार, यहाँ पे जब हम बात कर रहे होंगे काइंड ऑफ पार्टनरशिप की, अब कई बार बच्चे इसको रट लेते हैं, सर पार्टनरशिप एट विल हमको आता है सर, है ना, पार्टनरशिप ऑफ फिक्स्ड पीरियड, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। रटना नहीं, समझना इसको कि लाइक पर्टिकुलर पार्टनरशिप कब होती है, जनरल पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप ऑफ फिक्स्ड पीरियड क्या है, पार्टनरशिप एट विल क्या है। एक बात समझो, पार्टनर्स के टाइप्स अलग हैं, पार्टनरशिप के टाइप्स अलग हैं। हाँ मुझे मालूम है, आपको पता है, बट फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कई बार, और वो जल्दबाजी में अपना आंसर कहीं का कहीं लिख देते हैं। तो ध्यान रखेंगे थर्ड पार्टी कंक्लूजन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पार्टनरशिप एक्ट। ये ज़रूर से पढ़ना है सर। ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द पार्टनरशिप बाई हिज एक्ट। सर इम्प्लाइड अथॉरिटी जब हम बात करते हैं तो माइंड में कुछ चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये टॉपिक जो आपका है, ये मतलब आप ऐसे समझ लो कि इस टॉपिक के बिना पार्टनरशिप पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये टॉपिक सर, एक वर्ड आपको देता हूँ जो आपके माइंड में होना ही चाहिए। देखो, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी की बात करें, या फिर आप ऐसे समझ लो, जैसे हमने यहाँ थर्ड पार्टी की बात करी ना आपके लिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। अगर हम थर्ड पार्टी को देख रहे हैं तो क्या पार्टनर फर्म का एजेंट है? तो आंसर है येस।
क्या सर्कमस्टेंसेस हैं वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब जब बात आ रही इम्प्लाइड अथॉरिटी की, वो कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जहां पे पार्टनर अपने किए गए एक्ट के लिए फर्म को बाउंड कर देता है, या फिर पार्टनरशिप फर्म जो एक्ट परफॉर्म करती है वो सारे पार्टनर को बाइंड कर देती है। सर ऐसा होता क्यों है? आप सबको पता है कि पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी है वो कैसी है? अनलिमिटेड। समझ आ रहा है क्या? मतलब साफ है, लाइक कंपनी में लायबिलिटी कैसी? लिमिटेड। पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी? अनलिमिटेड। और दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना दिया गया? एलएलपी एक्ट, है ना, सबके फीचर्स बना के। तो जरा समझो, हम इम्प्लाइड अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, मतलब वो कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो पार्टनर्स को बाउंड करती है, बाइंड करती है पार्टनरशिप फर्म के किसी भी एक्ट के लिए। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, मतलब ये तो सर आना ही चाहिए। और दूसरा है आपका ये टॉपिक। थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे, पॉइंट नंबर 6, वेरियस सिचुएशन इट्स इफेक्ट ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ओके, ये दो टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मॉड्यूल में कितना कुछ लिखा गया है, बट ध्यान रखना, अगर आप इसको नहीं करते हो तो सर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि राइट्स और ड्यूटीज़ क्लास 11th में नहीं था ना। आपके सीए फाउंडेशन में बहुत सारे टर्म है, सारे पढ़ने होंगे। अच्छा, एक बात और है, आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी का सर सेक्शन नंबर नोट कर लीजिए, जिससे ध्यान रहेगा आपको। सेक्शन 22 है ना, सेक्शन 22 आप तो पार्टनरशिप फर्म एक्ट में आता है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ ये टॉपिक आपको ज़रूर से कवर करना है। अच्छा, ये बच्चा छोड़ क्यों देता है वो भी बताता हूँ, क्योंकि राइट्स में ना एक ऐसे लाइन बड़े बड़े स्टेटमेंट लिखे हैं, तो बच्चा कहता है यार इसको इग्नोर मारो, कौन इतना पढ़ेगा। बट ध्यान रखो, जब भी आपको राइट्स ड्यूटीज में बात आती है, अपने अकॉर्डिंग कोशिश करो ना, उसको टर्म बना लो। मतलब क्या हुआ, मान लो कोई स्टेटमेंट है जो इतना बड़ा है, इसको समराइज करो एक पॉइंट में। अगर आप इतने में से नोट कर सो नोट करो अपने अकॉर्डिंग, सो दैट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो लंबे लंबे स्टेटमेंट नहीं याद होने वाले आपको। लेकिन अगर आपने सेंट्रलाइज कर रखा है तो जो सेंटर पॉइंट होगा, जो स्टेटमेंट का की पॉइंट होगा, वो दिमाग में रहेगा। और अगर वो रहा तो पेपर में क्वेश्चन आने तो फ़र्क क्या पड़ता है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, राइट्स ड्यूटीज़ पढ़ना है सर, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। हाउ द शेयर और इन पार्टनरशिप ओके is transferred and what shall be the rights of obligation of transferee। नोट करिएगा, वहाँ पे वर्ड है ट्रांसफरी, हो सकता है ना दिख रहा हो आपको। तो हाउ द शेयर इन पार्टनरशिप इज ट्रांसफर, पार्टनरशिप में जो शेयर है वो ट्रांसफर कैसे करते हैं। एंड व्हाट शैल बी द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफरी जो होगा उसके राइट्स, उसकी ऑब्लिगेशन क्या क्या बनती हैं। चलो, कुछ बच्चे सोच रहे हो सर आप डरा रहे हैं, ना सर डरा नहीं रहे, सर बता रहे हैं कि पार्टनरशिप में ये सब भी है। ऐसा मान के मत चलो कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के डिफरेंसेस और डिसोल्यूशन, सिर्फ इतना नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा है। आओ अगले पॉइंट पर, मोड ऑफ गेटिंग अ फर्म रजिस्टर्ड विद द अथॉरिटी। सर किस तरीके से फर्म रजिस्टर होती है, ये एक पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसे अच्छे से कवर करो। अब ऐसा क्यों है वो बताता हूँ। एक टॉपिक जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है वो नोट कर देता हूँ, ये इससे रिलेटेड नहीं, डिफरेंट टॉपिक है। 13 है ना, पॉइंट नंबर 14 नोट कर लीजिए, माइनर एज अ पार्टनर। तो क्वेश्चन बनता है ना, क्या ना माइनर बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, तो आंसर आता है यस, बट फॉर प्रॉफिट मोटिव ओनली। तो यहाँ पे माइनर के सर्कमस्टेंसेस हमें बताने होंगे कि माइनर अगर प्रॉफिट में पार्टनर बनता है तो क्या वो किसी लायबिलिटी के लिए लायबल होगा, तो आंसर नहीं, बट उनके पॉइंट्स हमें डिस्कस करने पड़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म अपॉन द राइट्स एंड पार्टनर्स, ओके, राइट्स ऑफ पार्टनर्स एंड द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी। समझो, हम बात कर रहे हैं किसकी, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यार देखो, पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड नहीं है, दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है तो ये किसी पे केस कर सकती है, कोई इस पे केस करता है, सारे ऑब्लिगेशंस लीगल परफॉर्म होंगे। अब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, फिर क्या होगा सर, थर्ड पार्टी इस पर क्लेम डेफिनेटली कर सकती है फर्म पर, लेकिन फर्म किसी पर क्लेम नहीं कर सकती। आप पूछोगे ऐसा क्यों, सिंपल सा आंसर है यार, एक बात बताओ, आप फ्रॉड कर रहे हो, बिना रजिस्ट्रेशन के फर्म चला रहे हो, ठीक है, तो आप पहले ही फ्रॉड कर रहे हो, आप लीगल अथॉरिटी में आते नहीं, तो आप किसी और पर केस कैसे फाइल करोगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑन राइट्स ऑफ पार्टनर एंड द थर्ड पार्टी, इसी का फॉरवर्ड पॉइंट है ये। अगला पॉइंट आएगा पॉइंट नंबर 11, वेरियस सर्कमस्टेंसेज व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व्ड। वो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज हैं जहाँ पर फर्म आपकी डिसॉल्व होती है। अच्छा पॉइंट है, ज़रूर पढ़ना है। ओके, इसको हम कई बार बोल देते हैं, तो वर्ड देता हूँ, रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म,
है ना, तो आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आती है तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन 4 पॉइंट बनते हैं, चारों पॉइंट यहाँ पर मैच करा सकते हो आप। अगला पॉइंट है आपका कॉन्सिक्वेंसेज एंड द इफेक्ट ऑफ द डिसोल्यूशन अपॉन राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड ऑफ वेरियस पार्टीज़। जो पार्टीज़ पार्टनरशिप में परफॉर्म कर रही हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं जब वो फर्म क्या होती है, डिसॉल्व होती है, क्या राइट्स और क्या लाइबिलिटीज़ बनती है डिफरेंट पार्टीज़ की, इसको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऑन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनर्स की क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, थर्ड पार्टी क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, इन्हें हमें नोट डाउन करके सेपरेटली पढ़ना होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 की। अच्छा एक बात बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं, पार्टनरशिप में भी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। कई बार कैसा होता है सीए फाउंडेशन में, क्योंकि अब डिफरेंट वीडियोस देखते हो तो आपके माइंड में एक बात आती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है माना इंपॉर्टेंट है, 18 नंबर के आसपास है, लेकिन नहीं 21 नंबर, एग्जैक्ट 21 नंबर में पहले 2 अटेम्प्ट से आ रहा है, बट 15 नंबर 6 नंबर कम है कॉन्ट्रैक्ट्स और आप 15 नंबर छोड़ नहीं सकते। और अगर आपको एग्जैक्टली आज की डेट में पता चलता है 3 जून, आज आप 2nd क्लास कवर कर रहे हो अपने 6 वीक चैलेंज की, आप सबको मालूम है सुबह की इन्वेंट्री क्लास आपने ऑलरेडी कवर कर ली होगी, तो आपको पता है कि पार्टनरशिप एक्ट भी वो टॉपिक है जो सुनने में बेहद ईजी है, बट जब पढ़ोगे तो टॉपिक बहुत सारे इसमें से निकल के आएंगे और हाँ ये हम कवर कराएंगे, चिंता की बात नहीं है। आखिरी पॉइंट की बात करेंगे। ये सारी जो बात हुई है, ये बात हुई पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। तो ये एक्ट एक्चुअली क्या कर रहा है, दिस एक्ट गिव गाइडेंस अबाउट रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर एज वेल एज विथ आउटसाइडर। तो क्या क्या सिचुएशन बनती है, कब राइट्स बनते हैं, कब लाइबिलिटीज़ बनती हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, कौन से सेक्शन वर्क करेंगे, कब इम्प्लाइड अथॉरिटी होगी, क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। और हाँ अपकमिंग डेज में मैं आपके लिए इस पार्टनरशिप एक्ट 1932 की केस स्टडी भी लाने वाला हूँ, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 10 केस स्टडी हमने ऑलरेडी बना दी थी। देखो यार केस स्टडी में कोई चेंज नहीं होता है, जो वीडियो बना रखा है वही वीडियो आगे भी वर्क करता रहेगा। पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, कंपनीज एक्ट की, एलएलपी एक्ट की, इनकी केस स्टडी बनाना बाकी है, तो बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे। तो चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही है, ये सारे टॉपिक कवर कर लीजिएगा। मिलता हूँ बहुत ही नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।